नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की आगामी परीक्षा 2023 से संबंधित जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट है, वो सभी आपको देते हुए इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के क्वेश्चन को आप तक साझा किया है। अभी हम आधुनिक काल में भारतीय द्वीप पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने कल जो क्लास ली थी, उस क्लास में एक क्वेश्चन था, दशरथ विलाप नामक कविता किस भाषा में रचित है। 72 नंबर का ये प्रश्न था। इसमें एक भूल हो गई थी, उस भूल का सुधार करते हुए मैं आपको इसमें सही उत्तर, पहले तो ये बता दूं कि जो ये सही उत्तर था, ये तो खड़ी बोली था, यानी सी ऑप्शन, दशरथ विलाप रचना जो है वो खड़ी बोली में। लेकिन यहाँ पर मैंने चर्चा की थी इसके लेखक की, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और उसमें अंबिका दत्त व्यास जो है वो मुझसे भूल से बोला गया था। उसका संशोधन करते हुए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पर पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन पर बात करूँगी। तो ये जो रचना थी, ये दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये दो रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में मिलती हैं। अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में था, जो कि गलती से इस क्वेश्चन में बोला गया था, उसे यहाँ पर संशोधन करते हुए हम इस क्लास को आज शुरू करेंगे। चलिए, हमारे जो अभी तक के क्वेश्चन हो चुके हैं वो हो चुके थे 75 नंबर तक के भारतीय युग से संबंधित। और मुझे पता है कि आप लोग अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का पेपर जल्द ही होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो और मैं कोई पर्टिकुलर जो है नेट के सब्जेक्ट पर या नेट के कंटेंट नहीं दे रही हूँ इस समय, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, और समय नहीं दे पाती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा कंटेंट नहीं, मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं उस पर फोकस कर रही। मैंने अभी शुरू की है जो ये सीरीज़, समाधान सीरीज़, ये सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और नेट के जो फुटकर क्वेश्चन होते हैं, यानी पूरे टॉपिक को कवर नहीं करते हुए, बल्कि जो वन लाइनर क्वेश्चन उसमें होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करती है वीडियोज़। इसलिए मैं अभी देख रही हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन रूटीन बनाते हुए, एक निरंतरता देते हुए आपको 9 बजे डेली ये क्लासेस मैं अपलोड कर रही हूँ, दे रही हूँ, और आगे आप लोगों का साथ मिलेगा। इस तरह की मेरी जो है एक मनोकामना है, यानी कि आप तक ये क्लासेस पहुंचा पाऊँ, और साथ में मुझे पूरा विश्वास भी है कि इस समय आप ज़रूर जो है नेट की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए अदर चैनल्स पर आप जो है अपना समय दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर, मुझे कई लोगों ने फ़ोन भी किया, मैसेजेस भी किए, लेकिन मैं जान रही हूँ कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा अभी व्यस्तता में समय नहीं निकाल पा रही कि मैं नेट के लिए पूरा सिलेबस देखते हुए कोई वीडियोस आपको दे पाऊँ। हाँ, पहले की वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट आपको नेट की इकाई के नाम से, अलग अलग इकाई के नाम से मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस समय कोई और मैं टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती थी। टीजीटी, पीजीटी के क्लास को लेकर के जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उन्हीं पर बात कर रही थी। तो अभी तक हमने कल की क्लास तक 75 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज हम 76वें नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि आपको एक पंक्ति के रूप में दिख रहा है कि ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। इसका जो पंक्ति के लेखक आपको बताने हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। इसका सही उत्तर लेंगे हम सीधे, यानी कि आप जानते हैं जो कि पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, कि क्वेश्चन पढ़ के हम सीधे सही उत्तर पर चर्चा करते हैं और सारे विकल्पों को पढ़ करके समय नहीं गंवाते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग मतलब आगे देखते हुए समझ जाएंगे। चलिए, हम फिलहाल इसका सही उत्तर देते हैं। सही उत्तर है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बी ऑप्शन, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। ये क्वेश्चन इसका, ये पंक्ति के पंक्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। इसका जो सही उत्तर है वो है बालकृष्ण भट्ट ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बालकृष्ण भट्ट ने समालोचना, जो संयोगिता स्वयंवर की थी, वो सच्ची समालोचना के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रचना जो थी, संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास की थी, और इसकी जो समालोचना की वो सच्ची समालोचना के नाम से इन्हें, यानी बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इनमें से किसने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी डी ऑप्शन सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद इनमें से किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाला सीताराम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लाला सीताराम।
अगला प्रश्न है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति है ट्रैवलर, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीधर पाठक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न क्या है? एक तरह का संकलन है रचनाओं का। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताने हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोट में, और यहाँ पर पूरा प्रश्न ना लिख करके केवल एक एक रचना दी गई है। इस रचना के रचनाकार को आपको ऑप्शन में देख करके टाइप करना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे पहली रचना से, जो कि है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो ये रचना है प्रेमघन, ए ऑप्शन। यहाँ पर जितनी बार भी धन लिखा हुआ है इसको आप घन पढ़ें, प्रेमघन है ना कि प्रेम धन। तो इनकी अन्य रचनाएं और हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ये सभी रचनाएं भी प्रेमघन की मिलती हैं। अगला है विजय वल्लरी। अगली रचना है विजय वल्लरी। इसके रचनाकार कौन है? तो ये इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अगली रचना है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र। अगली रचना पर चलते हैं। कुछ प्रश्नों तक ऐसे ही केवल रचना सिंगल रचना पूछी गई है, तो इसके लिए पूरा प्रश्न दे करके एक जगह नोट दे दिया गया था। इन रचनाओं के रचनाकारों को आपको बताना है। तो 84 नंबर पर तृप्यंताम और श्रृंगार विलास, इन दो रचनाओं के रचनाकार पूछे गए हैं। ये कौन है? तो सी ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र है। भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं राधा कृष्ण दास, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है श्यामालता, श्यामा सरोजनी। 86 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, श्यामालता और श्यामा सरोजनी ये दो रचनाएं पूछी गई हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सुकवि सतसई किसकी रचना है? सुकवि सतसई रचना है अंबिका दत्त व्यास की, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है पावस पयोनिधि, ये रचना पूछी गई है। पावस पयोनिधि ये किसकी है? तो ये है गोविंद गिल्ला भाई की, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गोविंद गिल्ला भाई। अगली रचना है हो होरी, ये रचना किसकी है? ये रचना है अंबिका दत्त व्यास की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवनीत चतुर्वेदी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अगली रचना है नवभक्तमाल। ये रचना किसकी है? नवभक्तमाल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है राधाचरण गोस्वामी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगली रचना है समस्या पूर्ति प्रकाश। समस्या पूर्ति प्रकाश रचना जो है वो गंगाधर द्विजगंग की है। गंगाधर यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर, जिनको कि द्विजगंग के नाम से भी जाना जाता है गंगाधर को, ये समस्या पूर्ति प्रकाश इनकी रचना है। अगली रचना है समस्या पूर्ति सर्वस्व। एक समस्या पूर्ति प्रकाश आपने पढ़ी अभी ऊपर, और ये है समस्या पूर्ति सर्वस्व। ये रचना किसकी है? तो ये है अंबिका दत्त व्यास की, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या से संबंधित रचनाओं को एक साथ ले लिया गया है। समस्या पूर्ति प्रदीप ये रचना किसकी है? तो ये है गोविंद गिल्ला भाई की, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है हार्दिक हर्षादर्श, ये रचना किसकी है? तो ये है प्रेमघन की, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है सी ऑप्शन, प्रेमघन। अगला प्रश्न है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। इस पंक्ति के पंक्तिकार पूछे जा रहे हैं, कौन है ये? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस कथन के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की भाषा के अधिकार पर ये कथन व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है
भारतेंदु की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? भारतेंदु की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? इनमें से भारतेंदु के समय रचना कर्म का कम होना, सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन, श्रृंगारिक रचनाएं करना, उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करना। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से भारतेंदु की समाप्ति मानी जाती है और जो इसकी जो परिसमाप्ति का सूचक है वो यही है, यानी कि बी ऑप्शन सरस्वती पत्रिका। यहाँ पे कथा गलत लिखा हुआ है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, और ये होता है सन 1900 में। तो सन 1900 से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाने लगता है, इसलिए ये भारतेंदु की परिसमाप्ति का सूचक मानी जाती है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। यहाँ पर का होना चाहिए था, कोटिक हिंदू वारिये। ये पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से उद्धृत है? तो ये रचना जो है कौन सी है, जिसमें उन्होंने रसखान के लिए ये पंक्ति कही थी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान जैसे मुस्लिम कवि के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। मतलब रसखान जैसे अगर मुस्लिम कवि भगवान की इस प्रकार की भक्तिपरक रचनाएं कर रहे हैं, उसके बाद में इन ऐसे कवियों पर हम करोड़ों हिंदुओं को बांटते हैं। यानी कि ये रचना जो उन्होंने की है, ये जो कहा है उत्तरार्ध भक्तमाल रचना में। डी ऑप्शन ये सही है। इस तरह के प्रश्न आपके नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इतना डीप नॉलेज सिर्फ जो है आपको नेट के लिए मेरे ख्याल से तैयारी करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर संकलित किया हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ टीजीटी पीजीटी वाले लोग ही इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। जो लोग भी देख रहे हैं, जिनके लिए कि वन लाइनर के रूप में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है मदद करेंगे नेट के एग्जाम में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुलही उलही सब अंगन ते दिन है ते पीयूष निचारे लगी। दुलही उलही सब अंगन ते दिन है ते पीयूष निचारे लगी पंक्ति किसकी है? इसके रचयिता कौन हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आधुनिक कालीन काव्यधारा, यानी कि जो 102 नंबर के इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा था इन्होंने। डी ऑप्शन स्वदेश प्रेम की ओर, जो कि आधुनिक कालीन जो काव्यधारा थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इसमें स्वदेश प्रेम की ओर उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। तो उन्होंने इस काव्यधारा यानी स्वदेश प्रेम की ओर भारतेंदु युगीन काव्यधारा को मोड़ा था। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? तो वो है इतिहास तिमिरनाशक। ये भारतेंदु पूर्व युग की रचना है इतिहास तिमिरनाशक, और ये भारतेंदु युग की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल के लेखक के बारे में हमने एक वीडियो में बात की है, आप उसे सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर फिलहाल इसके उत्तर को लेंगे। तो ये श्रीधर पाठक जो हैं वो भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंट, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम बताइए। सॉरी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। हाँ, हमने बात की थी यहाँ तक भारतेंदु मंडल वाले क्वेश्चन तक की। ऊपर का क्वेश्चन नंबर जो है वो सही नहीं है, इसको हम लेंगे। 105 नंबर पर हम पहुँचे हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाला बोधिनी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाला बोधिनी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी, कौन सी शैली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली इनमें से कौन सी थी? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी,
ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी, जो कि भारतेंदु के रचना कर्म करने से पहले ये प्रयुक्त होती थी, जिसमें उर्दू की शब्दावली, फारसी की शब्दावली बहुत मिलती थी और साथ में संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी भी मिलती थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वो रसिक कवि थे, वो कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य विनोद पर भी कविताएं लिखी, वो राम भक्त थे। तो इसमें से कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? तो सही उत्तर है वो राम भक्त नहीं थे, यानी कि डी ऑप्शन इनके संबंध में सही नहीं है। ये राम भक्त नहीं थे, बल्कि ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और कृष्ण भक्ति करते थे। या जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, तो वल्लभाचार्य वाले संप्रदाय में दीक्षित थे और ये कृष्ण भक्ति से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? ये पत्रिकाएं दी गई हैं, इनमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी पत्रिका से भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। तो सही उत्तर है भारत बंधु, डी ऑप्शन। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सभी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संपादन से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, ये कथन किसका है? आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, ये कथन है जी.एस. फ्रेजर का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जी.एस. फ्रेजर। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। जानते हैं आप लोग कि इसके पहले जो भी काल थे उनमें सब में काव्य परक रचनाएं लिखी गई, ज़्यादा से ज़्यादा गद्य का आविर्भाव हमको पूर्व भारतेंदु युग से देखने को मिलता है। तो आधुनिक काल यानी कि पूर्व भारतेंदु युग भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो गद्य का आविर्भाव हमें देखने को मिलता है, ये सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर से भारतेंदु के कुछ प्रश्नों के साथ। और आप सभी जानते हैं सोमवार से शनिवार ये रात 9 बजे क्लासेस दी जा रही हैं। इसके पहले हमने नेट के ऊपर जो भी वीडियोस बनाई हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप नेट के लिए वीडियोस देख रहे हैं। अगर इसके पहले जो हमने टीजीटी पीजीटी के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए शुरुआत से जो वीडियोस दी हैं पहली क्लास से लेकर के अभी तक, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो आगे की क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी मित्र मंडली में, और अपने सुझाव अपने कमेंट भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप लाइव सेशन में थे, आपके लाइव कमेंट का जवाब नहीं दिया गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो प्राइमरी सेक्शन में सेट की जाती हैं, जिससे कि उस समय ज़रूरी नहीं है कि उस समय हम लाइव ही हों, लेकिन ये वीडियोज़ आपको लाइव चैट के लिए दी जाती हैं कि आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकें, कितने क्वेश्चन आपने आज की क्लास में सही किए। तो आगे मिलते हैं कल रात क्लास 9 बजे फिर से इसी समय, और आगे आपका सहयोग अपेक्षित है। मुझे पता है आप लोग सभी इस समय नेट की तैयारी में लगे हुए हैं और इसलिए जो है ये वीडियोज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा ना हो और अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, सेलेक्टेड हो उसमें। और आगे जो है अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को देख करके अपने क्वेश्चन को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम ऐसे ही आपसे लगातार जुड़े रहेंगे इसी समय रात 9 बजे सोमवार से शनिवार। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।